जमरुश के साथ गमगुसारी करके दीबा बेगम स्टडी रूम में दार आई थी। शामिर साहब कोहनिया मेज पर टिकाए हाथों को बाहर में लाए उस पर पेशानी रख के पाया किसी की मौजूदगी पर उन्होंने आंखें खोल ली। दीबा बेगम लब भींचे उदासी से सर झुकाए हुए थी। दिल में बात दबा कर रखने से तकलीफ पड़ जाती है, कह दीजिए जो कहना चाहती हैं। शामिर साहब सीट की पुट से टेक लगाते खनकारे, समझ ही नहीं आ रहा क्या कहूँ। वो आगे आई। शामिर साहब बेतासुर है। अगर महाबीर आज सच में जमरुश को मार देता तो? कहाँ गया आपका वो कानून जिसमें घर की औरतों पर हाथ उठाने पर पाबंदी है? वह दुख और मलाल में थी। शामिर साहब ने लबों पर जुबान फेर कर तर्क किया और चेहरे की मुतगय्यर होती तासुरात फिर से ठोस बदाएं। वह महाबीर की खुद को मारने की बात सिर्फ खुद तक रखना चाहते थे। आपने उसे कुछ कहा क्यों नहीं? वो खफा हुई। वह सिर्फ गुस्सा था, अब रिलैक्स हो गया, इसलिए कुछ कहने की जरूरत नहीं रही। अब की बार उन्होंने खामोशी तोड़ी। मुझे उसकी बहुत फिक्र हो रही है शामिर। दीबा बेगम ने सेठ के पास आकर उनके हाथ पर अपना हाथ रखा। फिक्र मत करो, वो अब खुद को संभाल सकता है। हमारा महाबीर बड़ा हो गया। शामिर साहब ने उठकर उन्हें तसल्ली दी। अम्मा बेगम उनका ये रूप देखकर खामोश हो गई थी। आज से पहले वो इतने साकत और नरम न थे, क्योंकि आज उनकी आंखों पर से गरूर की पट्टी उतर चुकी थी। जिंदगी की ठोकरें बहुत निराली होती हैं, जब भी लगती हैं असलियत दिखा जाती हैं, कुछ न कुछ सिखा जाती हैं। जमरूश लॉन्ड्री से आई, अपनी कपड़े अलमारी में सेट कर रही थी जब महाबीर ने उसके सामने किताबें जोर से रखी। उसने हैरानगी से पहले बुक्स देखी, फिर महाबीर का चेहरा। क्या है ये? वो शरीर अंदाज में बोली। किताबें हैं और क्या?" महाबीर ने लब गोल गोल करते खुद को समाट दिखाते हुए इशारा किया। "तो मैं क्या करूं इनका?" जमरोश ने बुक साइड पर किए और अपने कपड़े समेटने लगी। "क्या करूं क्या? पढ़ाओ मुझे।" वो हाकमाना अंदाज से मुतफस्सर हुआ। "पर आप तो नहीं पढ़ना चाहते?" वो शानियां उचका कर अलमारी की सिमत गई। "अब पढ़ना है और तुमसे पढ़ना है।" वो उसे कंधे से थामे अलमारी के पट से पिन करता नरमी से बोला। उसका एक हाथ अलमारी के पट पर था और दूसरा जमरूश के रुखसार को छू रहा था। जमरूश की पीठ अलमारी से लगी थी और ब्लश करते महाबीर के मखमूर अंदाज को देख रही थी। "पर मेरी एक शर्त है।" वो खुद को कंपोज करते इतराई। "क्या?" उसने एक आईब्रो उठाकर देखा। "पहले आपको मेरे साथ मेरे घर चलकर मेरे बाबा से सॉरी करनी है।" उसके लहजे में हाकमाना हदायत थी। उफ़ो! महाबीर मुंह फुलाकर पीछे हुआ। "महाबीर, वो मेरे बाबा हैं और आपने उनसे मिसबिहेव किया, कितना बुरा लगा होगा उनको। हम दोनों मिलकर उनसे सॉरी करेंगे।" जमरूश ने प्यार से समझाया। महाबीर ने गर्दन पूरी दाएं से बाएं करते नफी किया। "अगर मैं आगा साहब से मिसबिहेव करूं तो क्या आपको अच्छा लगेगा?" वो घूमकर उसके सामने आई और मासूमियत से उसकी झुकी आंखों में देखा। महाबीर ने लब भींचे शर्मिंदगी से सर हल्का सा नफे में हिलाया। "तो फिर मुझे भी अच्छा नहीं लगता। हम दोनों मिलकर सॉरी करेंगे, ओके?" वो खुशगवारियत से मुतबस्सम हुई। महाबीर के तो दिल की दुनिया ही तहबाला हो गई थी। वो उस प्यारी सी मुस्कान के आगे कुछ कह ही नहीं पाया। शाम को वो जमरूश के घर के सामने खड़े थे। जमरूश ने हिचकिचाते हुए गेट नॉक किया। महाबीर सफेद का कमीज सलवार पर, काला कोट पहने, बाल कानों के पीछे किए, नत तैयार था। उनसे कदरे फासले पर गाड़ी के पास बहादुर काका भी उसके अशिया जरूरत लिए खड़ा रहा। महाबीर जमरूश के वालिदैन का सामना करने से बेचैन हो रहा था, इसलिए उसके दूसरी दस्तक पर वो मुड़ा, पर जमरूश ने उसके बाजू पर हाथ हमाइल करके रोक लिया। "क्या हुआ?" वो परेशान हुई। मैं नहीं मिल सकता।" वो मुस्तरिब होता नाखून चुबाने लगा। "कुछ नहीं होता, मैं हूं ना।" उसका बाजू थपथपा कर दिलासा देने लगी। "मुझसे नहीं होगा, मैं किसी से ऐसे नहीं मिला।" उसका इस्तराब कम ना हुआ। "महाबीर, मैं हूं ना साथ में, प्लीज मेरी खातिर।" जमरोश ने उसे जाने ना दिया और बाजू थामे रखा। महाबीर फीका सा मुस्कुराकर सर झुका के जूते पर नजर जमा दी। जमरोश ने मोहब्बत से उसकी थोड़ी उठाई। उसे हंसना। अरबाज ने गेट खोला। वो ठठक कर उन दोनों को देख रहा था। "भाई, अंदर नहीं बुलाओगे?" जमरूश के दिल में टीस उठी। "तुम आ सकती हो, पर ये नहीं।" वो सख्त लहजे में खोया हुआ जमरूश ने मुस्तरिब होते महाबीर को देखा था कि कहीं वो तैश में ना आ जाए। "आने दो अरबाज।" अंदर से बाबा की सदा सुनाई दी। अरबाज बाबा की आवाज पर लब भींचे सर झटक कर पीछे हुआ। जमरूश ने सकून का सांस लिया था। महाबीर फकत उसकी पैरवी करते उसके साथ चलता अंदर दाखिल हुआ। "बाबा, सॉरी, कल बात करने का मौका नहीं मिला।"
وہ بابا کے سینے سے جا لگی۔ اختر صاحب نے اس کے گرد بازو حمائل کرتے سر سے پیر تک مہابیر کو دیکھا تھا۔ مہابیر، آؤ بابا سے ملو۔ اس نے بابا کے کندھے سے لگے ہی رخ موڑ کر کہا۔ بھابھی، اماں اور ارباز ساتھ ساتھ کھڑے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ مہابیر اس کی ہدایت پر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے آگے آیا اور معصومیت سے بابا کو دیکھا تھا۔ بابا کو کل والے مہابیر اور آج والے مہابیر میں زمین اور آسمان کا فرق نظر آیا۔ وہ یکٹک اس لمبے چوڑے شخص کو دیکھ رہے تھے جو کسی بچے کی طرح ان سے ملنے سے شرما رہا تھا۔ اسے کیوں لائی ہو؟ بابا نے دھیمی آواز میں کہا۔ مہابیر اماں کے ہاتھ سے پانی کا گلاس لے کر پینے لگا۔ آپ سے ملوانے؟ زمروش نے ان کی حفکی کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے خوش مزاجی سے کہا۔ وہی مہابیر اب صحن کے اس چارپائی پر بیٹھا اپنی شادی کے منظر یاد کر رہا تھا۔ اماں اس کے قریب آنے سے قدرے گھبرا بھی رہی تھی، لیکن داماد کی آوبگت بھی ضروری تھی۔ کل کا تعارف کافی نہیں تھا؟ بابا ہاتھ پیچھے باندھے دوسری چارپائی پر تشریف فرما ہوئے۔ کل یک طرفہ تعارف ہوا تھا، آج مکمل کروانے لائی ہوں۔ زمروش مہابیر کے ساتھ بیٹھی۔ مہابیر شادی کے دن اس کا سرخ جوڑے میں سجے اپنے سامنے بیٹھنا یاد کرتے متبسم ہوا۔ تعارف کے لیے اور بچا ہی کیا ہے، جو کچھ ہے سامنے ہی تو ہے۔ بابا کی حفکی بڑھنے لگی۔ تم اس کی یہ حالت جانتی تھی؟ سوال ارباز کی جانب سے ہوا۔ اس کے اونچا بولنے پر مہابیر نے آئیبرو ملائے۔ اسے دیکھا ضرور تھا، شادی کی صبح تک نہیں۔ جب علم ہوا تب میرا بھی یہی ری ایکشن تھا، مجھے بھی اتنا ہی غصہ آیا تھا، بھاگ آنے کا دل کیا، پر بابا۔ زمروش بولتے بولتے اٹھ کر بابا کے قدموں میں آ گئی۔ بابا کی ٹھوس تاثرات برقرار رہے۔ مہابیر معصوم ہے، دل کے اچھے ہیں، بس جذبات قابو نہیں کر پاتے، لیکن کافی سمجھدار ہیں۔ یہ پاگل نہیں ہے، عام انسانوں سے الگ ہیں، آٹسٹک ہیں۔ اس نے بابا کے گھٹنوں پر رکھ کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ تو کیا گارنٹی ہے یہ پورا پاگل نہیں بنے گا؟ کیا گارنٹی ہے یہ جذبات میں آ کر تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا؟ ارباز کا مزاج جو کہ تو رہا۔ مہابیر جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، سب کا دھیان اس کی جانب ہو گیا۔ زمروش کی صدر پیش صورتحال رونما ہونے سے بچانے اس کے سامنے آئی۔ کل کے لیے سوری۔ وہ سب کے روبرو کھڑے معذرت خانہ سر جھکا گیا۔ زمروش کے ہمراہ باقی بھی دنگ رہ کے۔ بابا، سمٹ دور جاتی ہے تو میں سچ میں پاگل ہو جاتا ہوں، پاس ہوتی ہے تو میں نارمل رہتا ہوں۔ اگر آپ نہیں چاہتے میں پورا پاگل ہو جاؤں تو؟ اس نے ڈبڈبائی نظریں اٹھا کر انہیں دیکھا۔ زمروش محبت پاش نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ تو اسے میرے ساتھ رہنے دے پلیز، میں اسے بہت پیار سے رکھوں گا جیسے وہ مجھے رکھتی ہے۔ اس سے بات مکمل کر کے معصومیت سے سر ایک جانب کر کے التجائی انداز میں دیکھا۔ مہابیر اور زمروش دونوں کی پر امید نظریں بابا پر تھیں، جو شش و پنج میں مبتلا تھے۔ انہیں سمجھ نہ آیا کیا کریں۔ زمروش، انہیں کھانے میں کیا پسند ہے، میں بنا دیتی ہوں۔ اماں نے ماحول کا تناؤ کم کرنے کے لیے موضوع گفتگو بدل دی۔ ان کا کھانا ساتھ لائی ہوں، آپ میری پسند کے سبزی بنا دو۔ بات کرتے کرتے وہ چونکی۔ او، بہادر کاکا کو اندر بلانا تو بھول ہی گئی۔ اس سے سر پر ہاتھ مارا اور گیٹ کی جانب بڑھی۔ بہادر خان ٹوکری لیے مؤدب انداز میں سلام کرتا اندر داخل ہوا۔ زمروش نے ان کے ہاتھ سے ٹوکری لی اور ان کو چارپائی پر بٹھا کر کچن کی سمت چلی۔ مہابیر پہلے سے وہاں موجود تھا، اسے آگ پر بنتی روٹیاں تعجب کا شکار کر رہی تھی۔ کب سے اس کے ساتھ ہو؟ ارباز نے بابا کے ساتھ بیٹھے بہادر خان کو مخاطب کیا۔ جی 20 سال سے اوپر ہو رہے ہیں، اس نے خوش اسلوبی سے جواب دیا۔ 20 سال؟ پھر بھی زندہ ہو؟ اس سے دوسرا تبصرہ طنزیہ انداز میں کیا۔ بیٹا جی، مہابیر کے دل میں جو گھر کر جائیں پھر وہ اس پر لا غصہ ہو ناراض ہو پر جان سے کبھی نہیں مارتا، اور زمروش بیٹی تو اس کے جینے کی وجہ بن گئی ہے، اس کی جانب سے بے فکر ہو جائے۔ بہادر کاکا نے وفاداری کا حق ادا کرتے کہا۔ بابا نے ارباز کو خاموش کروا دیا۔ اتنی دیر میں کھانا تیار ہو کر آ گیا۔ بھابھی نے برآمدے میں زرد بلب کے پاس دری اور دسترخوان بچھایا۔ مہابیر کے لیے ایسے فرش پر بیٹھ کر کھانا نیا تھا۔ وہ ہر چیز آنکھیں گول گول کرتے دیکھ رہا تھا۔ کھانے کے دوران عموماً خاموشی برقرار رہی۔ زمروش کی بدولت مہابیر آج نیا سبق سیکھ گیا تھا، لوگوں سے بااعتماد ہو کر ملنے کا سبق، اپنے دل کی بات سامنے رکھنے کا سبق۔ کاش سب کچھ ہمیشہ ایسا ہی رہے۔ اس نے دل میں سوچا ضرور تھا، مگر ایسا ہوگا نہیں، یہ جلد اب پتہ لگنے والا تھا۔ کتنے خوبصورت ہوتے ہیں وہ دل جن میں حسد بغض کینہ نہیں ہوتا، بس محبت شفقت اور خیر کے جذبات ہوتے ہیں۔ ایسے دل بہت قیمتی اور اپنے اور سب کے لیے سکون اور عافیت کا سبب ہوتے ہیں۔ اپنے دلوں پر محنت کیجیے اور انہیں ایسا ہی قیمتی اور پرسکون بنائیں۔ سنڈے کی صبح نواب شامیر عیسانی کو صوبائی اجلاس میں شریک ہونے کچھ دنوں کے لیے کوئٹہ جانا تھا۔ فروری کا مہینہ سرد اور خوش ثابت ہو رہا تھا اور کوئٹہ کے گرد و نواح میں برف باری کے امکانات کی پیش گوئی ہوئی تھی۔ مہابیر اور زمروش نے نواب صاحب کے ساتھ جانے کی التجا کی۔ تم دونوں وہاں جا کر کیا کرو گے؟ آغا صاحب آخری دفعہ پیکنگ دیکھتے پوچھنے لگے۔ گھومیں گے، شاپنگ کریں گے،
समरोश ने उंगलियों पर फरमाइशात गिनवाई। और ज़ियारत जाएंगे, वहाँ बर्फ पड़ी है। महाबीर ने अपनी दिलचस्पी का इजाफा किया। ओह हाँ, बर्फ भी तो देखनी है। समरोश ने एक और फरमाइश यादाने के अंदाज में सर को जंबिश दिया। पहले एक बच्चे की इज्जत को संभाल रहे थे हम, अब दो हो गए। नवाब साहब ने जताते हुए आईब्रो झुकाए। हाँ हाँ हाँ, यही तो लाइफ है आगा साहब, प्लीज हमें भी साथ ले चलें। वो अब जिद रही। जाना है तो फिर पूरी फैमिली पिकनिक पर जाएगी, वरना तुम दोनों भी नहीं जाओगे। आगा साहब ने यकजहती का इजहार किया। ठीक है, हम अभी सबको मना कर आते हैं, चलिए महाबीर। वो खुशी से सरशार होते महाबीर का हाथ थामे लाउंज में आ गई। सबसे पहले अम्मा बेगम से सामना हुआ, जो नवाब साहब का टिफिन लिए उससे सिमत आ रही थी। अम्मा बेगम, आगा साहब सबको पिकनिक पर ले जा रहे हैं, जल्दी से तैयार हो जाए। उसे खुशी से चहकते हुए कहा। क्या शामिर कब से फैमिली को पिकनिक पर ले जाने लगे? अम्मा बेगम को यकीन न आया। जब से जमरूश ने, यानी कि मैंने उन्हें राजी किया है, तब से। उससे अपने कंधों से गायबाना धूल झाड़ी। अच्छा, और मैंने कुछ नहीं किया? महाबीर ने मुंह बना लिया। अरे नहीं नहीं, सारी प्लानिंग इनकी थी। अम्मा बेगम, आप टाइम जाया नहीं करते, चलें। जमरूश ने उसे क्रेडिट देते शाना थपथपाया। पर मैं कैसे? अम्मा बेगम दिल न दिल थी। ओहो अम्मा बेगम, जब आगा साहब लेकर जा रहे हैं तो फिर कैसे झिझक? बस 2-3 चीजें पैक कीजिए और साथ चलें, मजा आएगा। और लगे हाथों महाबीर का मेरे बताए डॉक्टर से चेकअप भी करवा देंगे। और संदिल जोई से अम्मा बेगम का हाथ थामते तजवीज़ दी। ठीक है, तुम बाकियों से पूछ लो, मैं सबके लिए तैयारी करती हूँ। अम्मा बेगम ने हामी भरी और मुलाजिम को सदा देकर आगे बढ़ गई। समरोश और महाबीर का रुख यूशा के कमरे की जानिब था। दरवाजे तक आकर महाबीर रुक गया। जमरूश ने हैरत से उसे देखा था। मैं नहीं जाऊंगा, मुझे मुनज़्ज़ा भाभी नहीं पसंद। उससे मुँह बुसौरते हुए हूँ किया। पसंद तो खैर मुझे भी नहीं है, पर हमारी भाभी है, बात तो करनी होगी। जमरूश ने अपनायत से समझाया। महाबीर लब भींच कर सरस बात में हिलाते मान गया। दस्तक देकर अंदर दाखिल होती उसने मुद्दा सामने रखा। वाह, आगा साहब ने पिकनिक की बात की है। यूशा सरप्राइज हो गया। पर हम नहीं आ सकेंगे जमरूश, मनसा ने यूशा की दिलचस्पी जाहिर करने से पहले टोका। क्यों, सब जा रहे हैं, आप भी चलें, फैमिली पिकनिक हो जाएगी। जमरूश का दिल टूट गया। मनसा कोई बहाना सोच रही थी कि महाबीर बीच में बोल पड़ा। बच्चे साथ भेजते। महाबीर ने बेतासुर अंदाज में कहा। उसे यूशा और मनसा के जाने या ना जाने से फर्क नहीं पड़ा। क्या पिकनिक? पापा चलो ना, मामा प्लीज चलो ना। यामीन खुशी से उछलने लगा। हाँ चलते हैं, हम भी चलेंगे, बस कुछ पैकिंग करके आते हैं। यूशा ने पैर से लिपटी बेटी को गोद में उठा लिया। यामीन ने सुकून का सांस लिया था। महाबीर और जमरूश पुरसकून होते कमरे से निकल आए। तुमने इनकार क्यों किया? यूशा ने मुनज़्ज़ा के बिगड़े तासुरात देखकर सवाल किया। यही तो मौका था, सारी फैमिली जा रही थी, आप आराम से हवेली अपने नाम करा लेते। मुनज़्ज़ा ने अलमारी की सिमत बढ़ते हुए कहा। इतनी बेइत्तफाकी की भी जरूरत नहीं है। महाबीर को पागल साबित करा दिया है ना, बाकी आगा साहब देख लेंगे। यूशा का समेत तैयार न हुआ। पागल? ये आपको पागल लगता है? कल तक जिसकी किसी के सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं होती थी, आज वो इतने एतमाद से बात करते हैं। उसकी तो पुरानी बीमारी भी खत्म हो गई है। मुनज़्ज़ा ने सहजाया का। जो भी है, ये उजरत का काम नहीं है, आराम से कर लूंगा। यूशा ने बहस खत्म करते कहा। मुनज़्ज़ा बदमज़ा होते पैकिंग में मसरूफ हो गई। शाम को दोनों पिजोरा गाड़ियां आगे पीछे होती रवाना हुई। पहली गाड़ी में नवाब साहब, अम्मा बेगम, महाबीर और जमरूश थे। दूसरी गाड़ी में यूशा और केहान और उनकी बेगमात थी। चांद और तारों से लबरेज नीला आसमान और ठंडी हवाएं दिल का सुकून बख्श रही थी। महाबीर खिड़की के साइड बैठा, सर बाहर की सिमत की ताज़ी हवा से मसरूर होने लगा। 4 घंटे के सफर में खस्तार से पहले सोराब, फिर कलात, मंगोचर, कड़कोचा और मस्तोंग जैसे जिला से गुजर हुआ। हर जिला से गुजरते बीच बीच में छोटे मिट्टी के बने घर, जिनके सामने रंग रंग की लाइट लगी होती। दुकानों और ठेलों पर बड़े बुजुर्ग लोग बैठे राह गुजर गाड़ियों को खुश उसलूबी से मुस्कान से नवाजते और उस जगह की सकाफत का मंजर पेश करते। यूं सफर खुशगवार गुजरने लगा। रईसानी फैमिली मस्तोंग में एक होटल के पास गाड़ियां रुकवा कर कुछ देर सस्ताए भी थे। जब वह सब कोयटा के रेस्ट हाउस पहुंचे, आधी रात हो चली थी। कोयटा में कड़ाके सर्दी हो रही थी। सब ने सी करते जैकेट और कोट चढ़ा लिए और अपने अपने गर्म बिस्तरों का रुख किया। महाबीर लेदर कोट पहनकर हाथ आपस में मसलता बार बार ठंडे हाथ जमरूश के चेहरे पर लगाता। वो चढ़कर पीछे हो जाती, मगर महाबीर को उसे तंग करते मजा आ रहा था। आखिरकार उसने तंग करना छोड़कर बादलों से भरे आसमान को देखा था। बर्फ कब होगी? उसने हाथों को हवा में फैलाकर हथेली पर नजर जमाए तायन किया। कल का बताया है न्यूज़ में, आज नहीं होगी। चलो अंदर, सर्दी लग जाएगी। जमरोश ने अपना गर्म शॉल सर पर ओढ़े उसके करीब आते हिदायत दी। आज बाहर सोते हैं,
मजा आएगा, महाबीर शरीर अंदाज में बोला। इतनी सर्दी में? समरोश ने आईब्रो उठाए, सर को जंबिश दिया। हाँ, हो सकता है सुबह हम उठे तो हम पर ढेर सारी बर्फ पड़ी हो। हाँ हाँ हाँ, वो चहक उठा। इतनी भी बर्फ नहीं होनी, चलो सब सोने चले क्या। वो सर झटक कर मुतबस्सम होती उसे अंदर ले जाने लगी। महाबीर अब तक आसमान को देखते बर्फबारी का मुंतज़िर था। मंडे का दिन सर्द और खुश्क रहा। नवाब साहब तो सुबह सवेरे ही इजलास के लिए चले गए थे। केहान आगा साहब के साथ क्या था और यूशा अपने दोस्त से मिलने। वहीं बनसर हमना बच्चों समेत शॉपिंग पर निकल गई, जबकि अम्मा बेगम और जमरूश का इरादा महाबीर को कोयटा के मशहूर माहिर नफ्सियात के पास लेकर जाने का था, पर वो तैयार न हुआ। तुम्हें भी मैं पागल लगता हूँ? उसने हाथ सीने पर बांधे मुंह बसोरा। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये चेकअप दुनिया को बताने के लिए है कि आप अब बिल्कुल ठीक हो। जमरूश ने प्यार से समझाया। मुझे दुनिया को कुछ नहीं बताना जमरूश। मैं क्यों उन लोगों को अपनी दिमागी हालत की वजाहत दूं जिनसे मुझे कोई गर्ज नहीं। मुझे बस तुमसे मतलब है, तुम मेरी दुनिया हो और तुम्हारे लिए मैं ठीक हूँ, यही काफी है। वो उसका हाथ हमें नरमी से बोला। एक पल के लिए जमरूश साकत होगी। वो यकटक उसे देखती रही। महाबीर उसके शहर में खो सा गया। यह शायद है बेलौस मोहब्बत का ही असर था जो उन दोनों के बीच हायल हो गया था। पर मैं चाहती हूँ कि मैं पूरी दुनिया को बताऊं कि मेरा शौहर नॉर्मल है, उसने खोए हुए अंदाज में कहा। महाबीर अब की बार लाजवाब हो गया था। उसके लिए जमरूश की बात टालना मुमकिन न था, इसलिए हामी भरकर चेकअप के लिए राजी हो गया। और मोहब्बत तो एक एहसास का नाम है जो हो जाती है हर लम्हे के हजारवें हिस्से की मानिंद। किसी की आंखों से, किसी की आवाज़ से, किसी के अल्फाज से, किसी के लहजे से। कभी किसी की एक नज़र ही दिल पर नक्श हो जाती है। फिर चाहे आप मुल्क छोड़ दें, मोहब्बत की सीरी से निजात मुमकिन नहीं। वो एमआरआई की मशीन के अंदर था, गो कि उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। 2 घंटे तक मशीन के अंदर होना। पूरी बॉडी बेल्ट से बंधी होती है, सांस रोक के रखने के लिए कहा जाता है और वक्फे वक्फे से सिर्फ नाक से ही सांस लेने की इजाज़त होती है। मुंह खोलने या थूक निगलने का तो सवाल ही नहीं होता। एक भी हरकत कार्रवाई में खलल का सबब बनता है। कानों के पास आलात की तेज आवाज, वक्त गुजरने के साथ साथ तनफ्फुस में तंगी। एक पल के बाद इंसान को लगता है वो कब्र में है, और ये ख्याल नॉर्मल इंसान को भी बेचैन कर देता है। फिर महाबीर तो पहले ही ऑटिज्म का शिकार था। हर टिक टिक और किड़किड़ की आवाज के साथ उसका इसराब बढ़ने लगा। वह हाथों की मुट्ठी बना गया। कैमरे में उसे मॉनिटर करते डॉक्टर के हमरा खड़ी जमरूश और अम्मा बेगम मुतफक्कर हुए, लेकिन डॉक्टर ने तसल्ली रखने की हिदायत दी। अगर बेचैन होने लगो तो अच्छी बातें याद करना। महाबीर को मशीन के अंदर आने से पहले जमरूश का कहा जुमला याद आया था। अच्छी बात है, उसकी लाइफ में तो एक ही अच्छी बात उसे याद है, और वो है जमरूश। वो उसे याद करने लगा। उसकी चमकती ब्राउन आंखें, मुस्कान से लबरेज लब, जिंदगी से भरपूर लड़की जो सिर्फ उसकी थी, जो उसे ठीक करने के जतन कर रही थी। ये ख्यालात जहन में लाते स्क्रीन पर नजर आते महाबीर की हल्की हल्की लर्जिश कम होने लगी। डॉक्टर और जमरूश ने सकून का सांस लिया था। आंखें बंद करके लेटे वो ख्याली दुनिया में खोने लगा। एक खुले आसमान तले सरसब्ज घास और फूलों से मजीन जगह, जहां वो वाइट शर्ट और पैंट पहने घूम रहा है। उसके कंधों से कुछ ऊपर बाल हवा से लहरा रहे हैं, और वह धुंध में दूर दूर तक नजर दौड़ाते किसी को तलाश रहा है। यूं ही मतलाशी नजरों से देखते वो उस घास पर भागने लगा। समंदर के पास पहुंचकर उसकी तलाश खत्म हुई। वो सफेद फ्रॉक पहने, कमर तक आते लंबे बाल खुले छोड़े, हाथों में खन खन करती चूड़ियां, लबों पर शरीर मुस्कान लिए किनारे पर बैठी है, और अपनी दाएं सिमत रेत पर हाथ रखी उससे भी पास बैठने का इशारा करिए। महाबीर खिलखिलाकर उसकी सिमत जाता है और साथ बैठ जाता है। समरोश दाएं जानिब ढलक कर उसके कंधे पर सर रख लेती है। मंजर हसीन और दिलकश होने लगता है। ठंडी हवा, फूलों की महक, पानी का शोर, लहरों की सरसराहट, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। जमरोश की नजरें पानी पर है और महाबीर की उस पर। वो किसी अप्सरा से कम न थी। उसकी जानिब देखकर वो आईब्रो उठाकर उससे क्या हुआ पूछती है। महाबीर हंसकर सरनफी में हिला देते हैं। मेज पर लेटे उसका दिल किया वक्त वहीं थम जाए। एक मुखलिस मर्द के लिए अपनी पसंदीदा औरत से बढ़कर कुछ नहीं होता। दुनिया की कोई भी शय उसके दिलो दिमाग को पुरसकून नहीं कर सकती सिवाय उसकी मोहब्बत की। जमरोश के साथ ख्याली वादियों में खोए उस वक्त का एहसास न हुआ। हकीकत में तब लौटा जब मशीन की आवाज़ रुकी और उसे वापस निकालने लगा। इट्स अनबिलीवेबल, इट्स मायरेकुलस चेंज, डॉक्टर साहब खनका रहे थे। सब ठीक है ना डॉक्टर साहब? समरोश ने मुतफक्कर अंदाज में पूछा था। जो रिपोर्ट्स मैं इन पेपर्स में देख रहा हूँ और जो इस वक्त मुझे कंप्यूटर स्क्रीन पर नजर आ रहा है, लग ही नहीं रहा कि ये एक इंसान के दिमाग का स्कैन है।
डॉक्टर साहब कभी हाथ में पकड़े महावीर के पुरानी रिपोर्ट्स की फाइल देखता और कभी अपने कंप्यूटर की स्क्रीन को। तो क्या रिजल्ट है? उसने दिल था मैं दूसरा सवाल पूछा था। अम्मा बेगम भी दिल में दुआएं करती उनकी गुफ्तगू सुन रही थी। रिजल्ट तो पूरा जांच कर ही दूंगा मिसेस महावीर। फिलहाल इतना ही कहूंगा, आपने साबित कर दिया है कि लगन और चाहो तो इंसान साइंस में बदल सकता है। जिस बीमारी की साइंस आज तक इलाज नहीं ढूंढ पाई, आपने उसे पलट दिया। डॉक्टर साहब दाद दिए बगैर न रह सके। जमरोश ने खुश होते अम्मा बेगम को देखा और उनके गले लगकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। इतनी देर में महावीर चेंज करके बाहर आ चुका था। अम्मा बेगम ने पास जाकर उसे खुद से लगा लिया। जमरोश का दिल किया वो उसे खुद में संभाले, मगर मौका की नजाकत को समझते जज्बात काबू किए रहे। वहीं महावीर उसकी एक्साइटमेंट समझकर सिरेलप मुस्कुराया था। अस्पताल से वापसी खुशी खुशी हुई। अब उनको आगा साहब का इंतजार था कि वो लौटे तो उन्हें ये नवीद सुनाई जाए। जमरोश कमरे में आए तो महावीर भी उसके पीछे आ गया और पीछे से ही उसके कंधे पर पेशानी टिका दी। वो वहीं साकित होगी। चंद लम्हे खामोशी के गुजरे। यह उसके तशक्कुर करने का अपना अंदाज था। जमरोश तब तक वैसी खड़ी रही जब तक महावीर ने अपनी पेशानी न उठा ली। वो उसके साइड से घूम कर आया, मुस्कुराया और उसके गिर्द बाजू का हसार बनाया। वो मशकूर होने का अंदाज था तो ये तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का। दोनों के माबेन खामोशी ही छाई रही, पर वो खामोशी बिना कहे भी बहुत कुछ कह गई। रेस्ट हाउस के लाउंज से आगा साहब की आवाज़ आते समात में पड़ी तो वो दोनों अलग हुए। जमरोश ने फाइल उठाई और कमरे से बाहर आ गई। अम्मा बेगम पहले से तमाम वाक़या उनके गोश गुजार कर चुकी थी, जिस पर उनके तासुरात मोतजब थे। वो यकीन नहीं कर पा रहे थे, जबकि उनके अकब में खड़े किहान के तासुरात परेशान कुन होते गए। तभी जमरोश ने महावीर की पिछली और नई स्कैनिंग रिपोर्ट्स उनके आगे की। पर हमारे डॉक्टर ने तो बिल्कुल मुतज़ाद नज़रिया बताया था। वो शौक हुए। खुशी नहीं हुई आगा साहब? महावीर काफ़ी हद तक नॉर्मल हो गया। जमरोश ने उनकी आंखों में देखते हुए सवाल किया। उनकी आंखों की बेयकीनी अब खुशी की चमक में बदल गई थी। किहान मामला अफशां हो जाने के खौफ से कदम कदम पीछे होता गया। खुशी कैसे नहीं होगी? कौन सा बाप बेटे की सलामती पर खुश नहीं होगा? बस समझ नहीं आया कि जब सब ठीक ही था तो हमारे डॉक्टर ने गलत बयानी क्यों की। उनकी खुशी उनके चेहरे पर वाज़िया थी। मैंने तो पहले ही कहा था उस डॉक्टर को गलत फहमी हुई है। महावीर ठीक है, उसने आपको बेकार डरा दिया था। अम्मा बेगम ने डॉक्टर की हरकत पर हों किया। वापस जाकर उससे पूछना पड़ेगा। आगा साहब ने सोचते हुए सर इस बात में हिलाया और फिर महावीर को खुद से लगाकर दुआ दी। दूसरी तरफ केहान गेट के बाहर मुस्तरिब होता युषा को कॉल मिलाने लगा, पर वो शहर से साइड एरिया में शिकार पर गया हुआ था, इसलिए कॉल मसूल नहीं की। शाम को सबका ज़ियारत के लिए निकलने का प्लान बना। अम्मा बेगम और तीनों बहुएं सफ़र के दौरान खुर्द व नोश की अशिया तैयार करवाने लगी। आगा साहब ने शकूर को आगे के मामलात संभालने की हिदायत जारी की। आज की रात और कल का दिन वो फैमिली के साथ गुजारना चाहते थे। किहान युषा के लौटने तक मुस्तरिब रहा और उसके आते ही उस पर झपट पड़ा। यहाँ मामला हाथ से निकल गया और आप अपनी ऐशो इशरत करने लगे हैं। उसे युषा को बाहर बुलाते हुए मुंह बनाया। क्या आफत आ गई है? ऐसी भी क्या इमरजेंसी थी? युषा जिच होता पीछे हुआ। आज वो छिपकली महावीर भाई को डॉक्टर के पास लेकर गई थी। मेडिकल रिपोर्ट्स नॉर्मल आई हैं। आगा साहब को पता चल गया कि हमारे डॉक्टर ने झूठ बोला है। किहान ने सारा वाकया सुनाया। अब की बार युषा के चेहरे के असलात मुतगय्यर हुए थे। उसने गर्दन पर हाथ फेरा था। अब क्या करना है? आगा साहब के खौफ से अगर उस डॉक्टर ने हमारा नाम बता दिए तो? किहान उससे भी ज्यादा परेशान था। वो कुछ नहीं करेगा, मैं देख लूंगा। योशा ने हालात पर काबू पाते कहा, जल्दी देखना होगा। आगा साहब ने कहा। वो वापस जाते ही सबसे पहले डॉक्टर से मिलेंगे। किहान ने दोबारा फोन किया तो वो तब क्या बोला, ना देख लूंगा। अब अपना मुंह बंद करो, किसी ने सुन लिया तो डॉक्टर से पहले हमारी शामत आ जाएगी। उसने तैश में बढ़कर किहान के मुंह पर हाथ रख दिया। किहान नाक बसोरते उसका हाथ झटक कर अंदर चला गया। योशा में बेचैनी सरायत कर गई थी। जो दूसरों का सुकून गारत करते हैं, भला उनको खुद को चैन कैसे मैसर होता है? हसद सामने वाले के साथ हासिद के दिल को भी वीरान करने की खासियत रखता है। महावीर को तबाह करने वाला सगा भाई खुद अपने आप को भी तबाह कर रहा था।